आज हम बात करेंगे कि किस तरह से गांधी जी की आमद हिंदुस्तान में होती है और उसके साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन या कौमी जो तहरीक चल रही होती है इससे पहले उसको किस तरह से हम देखें कि एक रफ्तार मिलती है और आगे जाके वो 1947 में किस तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब इस दरमियान जो भी कौमी तहरीकें हुई हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी, इनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़, आज का जो गुजरात का इलाका है, वहाँ पे पोरबंदर एक जगह है, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, और इनके जो वालदा थी, इनका नाम था पुतलीबाई और वालिद का नाम था करमचंद गांधी। और इसी वजह से उनका जो पूरा नाम है आप देखें तो क्या नाम है उनका, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पूरी बात। अच्छा, हम ये देखते हैं कि किस तरह से फिर आगे उन्होंने अपनी तालीम जो है वकालत, जो एक बहुत बड़ा उस वक्त डिग्री हुआ करती थी वकालत की, और उसको हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड जो है एक तरह से उस वक्त तालीमी मरकज़ हुआ करता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, और इसी तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वहाँ पर हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो उस वक्त के रहनुमा थे, कौमी रहनुमा थे, वह वहाँ जाके तालीम हासिल करते थे और वहाँ से तालीम हासिल करके वो हिंदुस्तान की जो कौमी तहरीक थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। ठीक है, और हमारी जो आज़ादी है उसको जो है हमवार, यानी उसकी राह को हमवार करने के लिए उन्होंने बहुत अपना किरदार निभाया। उसी में एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से आज तक जानते हैं। अब ये देखिए कि उन्होंने अपनी तालीम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहीं से हासिल की, और वहां से जब उन्होंने अपनी तालीम हासिल कर ली उसके बाद वो कहाँ गए, साउथ अफ्रीका। हिंदुस्तानी है वो, कहाँ गए, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में जब वो गए तो वहां पर हिंदुस्तानी जो प्रवासी थे, ठीक है, यहाँ से प्रवासी मतलब जो यहाँ से अपने लोग जो खाने कमाने के लिए साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे वो अब तिजारत भी करते थे और इसके अलावा नौकरियों में भी लगे हुए थे, और कुछ लोगों को मजदूरों की तौर पे वहाँ ले जाया गया था। अंग्रेज जो है, क्योंकि उनका वो उपनिवेश था, नौआबादियात थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान पे अपना कंट्रोल तसल्लुत कायम कर रखा था, उसी तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अपना तसल्लुत कायम कर रखा था। तो जब वहाँ गांधी जी गए तो कुछ अरसा तो सही रहा, लेकिन उनके साथ भी वही नस्ल भेद, रंग भेद वाला जो है, जिसे हम कहते हैं रंग भेद, नस्ल भेद और काले गोरे का जो इम्तियाज है, वो वहाँ उनके साथ होने लगा। एक बार वो किसी ट्रेन में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास का डिब्बा था और बाकायदा उनकी टिकट भी हुई थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उनके साथ सामने जो उनकी सीट पे है वो एक गोरा बैठा हुआ था, अंग्रेज बैठा हुआ था। उसे ये गवारा नहीं हुआ कि वो सामने काला जो है, चाहे वो हिंदुस्तानी है या अफ्रीकी है, उससे कोई मतलब नहीं, बस काला उसका रंग था, इस वजह से उसको ये गवारा नहीं हुआ कि वो सामने क्यों बैठा है। और फौरन उन्होंने जो है टीटी को बुला लिया, गार्ड को बुला लिया कि भाई इसको जो है किसी दूसरे क्या कहते हैं, इसको दूसरी बर्थ में बैठाया जाए, मेरे सामने इसको ना बैठाया जाए। अब गांधी जी जो है वो वाकई एक वकील आदमी थे, ठीक है, तो उन्होंने इसकी मज़ाहमत करी उन्होंने कि नहीं भाई, मैं जब मेरा टिकट जो है फर्स्ट क्लास का है तो ये तो मेरा कानूनी हक है कि मैं इसी बर्थ के ऊपर बैठूंगा। लेकिन उनके इतना कहने के बावजूद भी, इतना इसरार करने के बावजूद भी उस गोरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और टीटी गार्ड से कह के उन्हें जो है उनके सामान के साथ उन्हें यानी जो प्लेटफॉर्म है उस पर फेंक दिया उन्होंने। अब इसका असर इतना हुआ कि उन्होंने फिर जो है एक एहतजाज जो है उन्होंने वहां पे किया, लेकिन पीसफुल तरीके से, अमन और शांति के, ठीक है, उन्होंने बात की। तो अपने बात को उन्होंने इस तरह से पुरअमन तरीके से एहतजाज किया उन्होंने, इसे कहा जाता है सत्याग्रह। क्या कहते हैं इसे, सत्याग्रह। तो इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका से की, यानी अपनी बात को पुरअमन तरीके से, यानी किसी दूसरे को बुरा भी ना लगे और अपनी बात कह भी दी जाए, इसे कहा जाता है सत्याग्रह। ठीक है, ये बात शुरुआत की कहां से, साउथ अफ्रीका से। अब वहां पर उनकी तहरीक को काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने हाथों हाथ उनकी बात को सुना, और इतना तकरीबन 1893 से, कब से थे वो, 1893 से लेके 1915 तक तकरीबन 22 साल उन्होंने वहां पे गुजारे। और ये 22 साल जो है उन्होंने वहां पर तहरीक अपनी वहां पर चलाते रहे वो, और लोगों को जागरूक करते रहे कि भाई
ये आपके साथ इस तरह से इम्तियाज हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वहां पे जो उनके नेटिव लोग थे, वहां के जो मूल निवासी थे, असल जो बाशिंदे थे वहां के, वो उनके साथ थे, हो गए थे काले, और उसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी थे वो भी उनके साथ हो गए। तो ये तहरीक जो है वहां पे उन्होंने चलाई, और इसको जो है पूरी दुनिया में उस अप्रिशिएट किया गया। अब बाकायदा उनकी जो बातें हैं सारी अखबारों में आने लगी। उसके बाद वहां पे उनको काफी कामयाबी मिली, उस जो तहरीक उन्होंने शुरू की सत्याग्रह की, वहां उन्हें काफी कामयाबी मिली, उनकी बातें जो है अखबारों में छपने लगी। और यहाँ क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही से 1885 में यह काम ही कायम हो गई थी, और उसका असर ये हुआ कि यहाँ पर भी जो है जो काम चल रहा था आपका कांग्रेस का, ठीक है, और उसमें भी काफी प्रगति हो रही थी, तरक्की हो रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान कब आए वो है 9 जनवरी 1915 में। ये आपको तारीख पता होनी चाहिए, कब आए, 9 जनवरी 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 में जब वो आए हिंदुस्तान, तो यहां आके गांधी जी को देखा। गांधी जी कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर हैं, जाहिर सी बात है जब अखबारों में पढ़ रहे थे वो उनके बारे में, तो उन्हें ये हुआ कि ये भी हमारे साथ आ जाएंगे, जो कौमी तहरीक चल रही है उसके साथ ये भी क्या है अपना एक किरदार निभाएंगे, ठीक है, इनको भी मौका मिल जाएगा। तो गांधी जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे। अब उस वक्त मैंने आपको बताया था कि 2 गुटों में बढ़ गई थी कांग्रेस। एक इसे कहा जाता है गरम दल, नरम दल, ठीक है, मॉडरेट लोग, और एक होते हैं गरम दल, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहा जाता है। अब इसमें लेकिन खैर दोनों आगे जाके क्या हो गए थे, ये एक हो गए थे, गरम दल और नरम दल जो है दोनों साथ हो गए थे। अब गांधी जी की जब यहां आमद होती है तो यहां उनके जो सियासी जो गुरु हैं, ठीक है, ये उस्ताद हैं जिन्हें कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और ये समझ लिए कि उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना वो भी एक मॉडरेट सियासी रहनुमा थे, मॉडरेट थे वो कांग्रेस के, तो वो भी जो है एक तरह से गांधी जी के उस्ताद ही थे, एक तरह से समझ लीजिए सियासी। तो 2 थे उनके सियासी उस्ताद, कौन कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हें भी अपना वो गुरु मानते थे, अपना उस्ताद मानते थे सियासी, ठीक है। आगे जाके इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि आप खासकर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या कहा कि भाई आप जब हिंदुस्तान आए हैं और कौमी तहरीक में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। तो जब तक आप उनकी जिंदगी से किससे जाके नहीं जुड़ेंगे, आप कौमी जो तहरीक है उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने सलाह दी, मशवरा दिया गांधी जी को। तो गांधी जी ने उनके सलाह जो है मशवरा दिया था उसको उन्होंने माना, ठीक है। अब 1915 में आ गए। 1916 में होता यह है कि एक बड़ा एक जलसा होता है। कहाँ होता है जलसा, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी नींव रखी जा रही थी। आपको पता है कि एनी बेसेंट जो उस दौर में बहुत बड़ी लीडर थी, रहनुमा थी, उन्होंने वहां पर कॉलेज, इस पहले स्कूल स्टार्ट किया था, वो कॉलेज हो गया था, लेकिन आगे जाके वो जो कॉलेज है एक यूनिवर्सिटी की शक्ल ले रहा था। अब उस मौके पे गांधी जी को भी मदऊ किया गया, उन्हें बुलाया गया कि भी आप भी आइए, ठीक है। अब उसमें ये देखें तो सारे लोग जो हैं उसमें बड़े बड़े सियासी रहनुमा थे, उसके अंदर खासकर कांग्रेस के बड़े बड़े सियासी रहनुमा उसमें शामिल थे, और इसी तरह से राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार सब लोग उसमें शामिल थे। लेकिन इतने बनाई किसके लिए जा रही थी, वो आम लोगों के लिए बनाई जा रही थी। जब वो वहां गए और उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्हें नाराजगी हुई, उन्हें अपनी नाराजगी का इजहार किया उन्होंने वहां पर। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी जिसके लिए बन रही है वो तो आम लोग हैं और आम लोग इस जलसे में शामिल नहीं है। तो ये बड़ी उन्होंने अजीब सी बात लगी उन्हें। उन्होंने आम लोग जो हैं, जो आम जनता है, जिसमें किसान भी हैं, जो लोग यहाँ पे आके तालीम हासिल करेंगे, उनको भी आपको यहाँ पे बुलाना चाहिए था, वो भी इस जलसे में शामिल होने चाहिए थे। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई कि इस जलसे में, ठीक है, इसमें यहाँ के जो असल मजदूर हैं, यहाँ की जो 80% आबादी है, उसमें से यहाँ किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई शामिल नहीं है। तो वहाँ पे उस बात को उन्होंने इजहार किया अपना। आगे जाके हम ये देखते हैं कि 1915 के बाद, 1916 के बाद 1917 में, हाँ उसी 1916 में दिसंबर के अंदर लखनऊ में एक इजलास होता है कांग्रेस का।
आपको मालूम है कांग्रेस का हर साल इजलास होता है, ठीक है, 1918 से लेके अब तक हर साल वो अपना एक इजलास करते आए हैं, उनका सालाना इजलास होता है। अब उस इजलास में गांधी जी के साथ एक राम कुमार शुक्ल जी थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने बात की कि भाई जो कौमी तहरीक है उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो राम जो कुमार शुक्ल हैं उन्होंने कहा कि ऐसा है सर कि चंपारण एक जगह है, वहां पर किसानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उन्हें नील की खेती जो है कि जबरदस्ती जो कराई जाती है उनके साथ, तो आप इसके लिए आप पूरा मन जो है इसके ऊपर एहतजाज कीजिए ताकि आपकी बात अगर होगी तो लोगों तक जाएगी। तो 1917 में फिर चंपारण की तरफ जो है गांधी जी गए और वहां पर उन्होंने पूरे साल वहीं रहे वो। और जो चंपारण के जो आपको पता होगा कि नील की खेती में बड़ी मदद मतलब मशक्कत होती है, काफी मेहनत लगती है, तो आगे जाके फिर गांधी जी ने उस बात को रखा और पूरे साल वहीं लगे रहे और उस तहरीक को जो है काफी एक तरह से 1917 में जो उन्होंने शुरू की चंपारण की, उसे काफी एक तरह से रफ्तार मिली और आगे जाके अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा और किसानों की जो मांगे थी उनको मानना पड़ा उन्होंने, ठीक है। लेकिन उन्होंने एहतजाज अपना पूरा अमन तरीके से किया उन्होंने। खैर आगे जाके हम ये देखते हैं कि जब इसमें उन्होंने कामयाबी मिली तो उसी तरह से खेड़ा बारदोली जो अहमदाबाद के इलाके के पास में गुजरात के अंदर इलाके में है, वहां पर भी जो किसान थे और मजदूर थे जो मिलों में काम करने वाले, कपास की जो मिलें थी वहां पर जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी अपनी डिमांड रख रहे थे, क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, घंटों मतलब 8 घंटे से भी ज्यादा उनसे काम लिया जाता था और उनकी मजदूरी भी बहुत कम थी, ठीक है।